इससे पहले की वीडियो को देख के हमें पहले से ही पता चल चुका है कि कैसे नोकिया की उत्पत्ति हुई और कैसे वो एक छोटे पेपर मिल से एक कॉर्पोरेट बेहेमत बन बैठा, कैसे उसने समय समय पर एक समस्या से लेकर दूसरी समस्या का सामना किया, कैसे वह कई व्यक्तियों के नेतृत्व से गुजरा और कैसे उसने समय की मांग के अनुसार कई तरह के उत्पाद बनाए। लेकिन जब स्टीव जॉब्स ने 9 जनवरी 2007 को दुनिया का पहला आईफोन पेश किया, मोबाइल फोन उद्योग में अफरा तफरी मच के रह गई। इस एक उत्पाद ने न सिर्फ मोबाइल फोन उद्योग बल्कि पूरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बदल कर रख दिया। लेकिन आईफोन का इफेक्ट सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुआ, इसने हमारे बातचीत करने के तरीके और पूरे समाज को बदल के रख दिया। 2007 की तीसरी तिमाही के अंत तक दुनिया में बिकने वाले सभी स्मार्टफोनों में से आधे स्मार्टफोन करीब 48.7% नोकिया के थे, जबकि एप्पल के आईफोन की ग्लोबल मार्केट में बस 3.4% हिस्सेदारी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एप्पल अपने आईफोन की आने वाली हर पीढ़ी में सुधार करता गया। इन कई सुधारों में से एक सुधार था ऐप स्टोर को बनाना और उसे आईफोन 3G में सबसे पहले इंटीग्रेट करना। एज ए रिजल्ट कई थर्ड पार्टी डेवलपर्स आईफोन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने को मोटिवेट हुए। लेकिन इस सब अफरा तफरी के बीच नोकिया को छोड़कर बाकी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां खाली हाथ बैठने वाली नहीं थी। जहां एक तरफ हार्डवेयर के क्षेत्र में स्मार्टफोन OEMs ने एप्पल के आईफोन को टक्कर देने वाले कई स्मार्टफोन मार्केट में निकाले, वहीं गूगल ने अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को iOS को टक्कर देने और एंड्रॉइड मार्केट को ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया। दोनों अपने अपने क्षेत्र में गेम चेंजर थे। धीरे धीरे सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर इन दोनों इकोसिस्टम की तरफ झुंडों में आते रहे और एक के बाद एक नए सॉफ्टवेयर बनाने लगे, जिसकी वजह से दोनों इकोसिस्टम के यूजरों को समय के साथ साथ नए नए फीचर्स मिलते रहे। एज ए रिजल्ट स्मार्टफोन खरीदने वाले सभी नए ग्राहक इन दोनों इकोसिस्टम की तरफ पुश करने लगे। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि इस बीच नोकिया क्या कर रहा था? जवाब है कुछ खास नहीं। नोकिया एज कंपैरिजन किसी भी नई तकनीक को या तो अपना ही नहीं रहा था या फिर बहुत धीमी गति से अपना रहा था। एज ए रिजल्ट नोकिया के कई हाई एंड फोन क्वालिटी के मामले में अपने प्रतिद्वंदी से पिछड़ते जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया के हार्डवेयर फीचर एज कंपैरिजन बकवास थे। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो चुका था। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस हद से ज्यादा बेकार होते जा रहे थे। इतना ही नहीं, नोकिया के स्मार्टफोन अभी भी कैपेसिटिव टच बेस्ड होने के बजाय रेजिस्टिव टच बेस्ड थे और ऊपर से मल्टी टच सपोर्ट भी नहीं था। इन दी एंड नोकिया हैड इनफ और 2010 में नोकिया ने नोकिया N97 लॉन्च किया, जिसे आईफोन किलर कहा जाने लगा। और जैसा कि नाम बताता है, इसे आईफोन के खिलाफ कंपनी के फ्लैगशिप के रूप में मार्केट में उतारा गया। लेकिन इन दी एंड निराशा ही हाथ लगी। अंशी वोचोंकी, जो कि नोकिया में एग्जीक्यूटिव VP ऑफ मार्केट्स के पद में काम कर चुके थे, का इसके बारे में यह कहना था। So N97 has been a tremendous success for us when it comes to how many did we ship and how much money did we collect. But it has been a tremendous disappointment in terms of the experience quality for the consumers and something we did not anticipate. इस फोन में यूज किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम एक पैचवर्क मात्र था, जिसका काम डीपेड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए यूजर इंटरफेस को टच स्क्रीन के साथ काम करने लायक बनाना था। 2011 में नोकिया के मार्केट शेयर में तेजी से गिरावट आने लगी। स्मार्टफोन यूजर नोकिया से इस कदर तंग आ चुके थे कि 2013 की दूसरी तिमाही तक आते आते नोकिया के फोनों के बाजार में हिस्सेदारी घटकर मात्र 3.1% रह गई थी। जी हाँ, 48.7 से 3.1%। और आज एप्पल के आईफोन की 2022 की चौथी तिमाही में बाजार में हिस्सेदारी लगभग 24.1% है, जहां सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 फोनों में से 8 तो एप्पल के ही हैं। एप्पल के आईफोन के लॉन्च के बाद मात्र 6 सालों में नोकिया की मार्केट वैल्यू में लगभग 90% की गिरावट आई, जो कि आज तक की सबसे तेज गिरावटों में से एक है। तो फिर यह सवाल तो बनता है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। हाय, मेरा नाम है डीजे और आप देख रहे हैं गैट जिला। नोकिया के पतन के पीछे का मुख्य कारण ना ही पैसा था, जो कि नोकिया के पास हद से ज्यादा था, ना ही कुशल लोगों की कमी थी। नोकिया के पास उस समय मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के सबसे बेस्ट दिमाग थे और न ही टेक्नोलॉजी की कमी थी। नोकिया के पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी की भरमार थी। नोकिया के पतन के पीछे का मुख्य कारण नोकिया की मानसिकता थी, और सही मायने में बोले तो नोकिया के टॉप मैनेजमेंट की मानसिकता थी। वह मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाने के लिए जिम्मेदार था। टिम ओ वू ओरी, जो कि ऑल्टो यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सहायक प्रोफेसर, और कुवी हुए, जो कि सिंगापुर में स्थित यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रेटेजी के प्रोफेसर हैं। दोनों ने साथ में मिलकर एक अध्ययन किया, यह समझने के लिए कि कैसे एक वर्ल्ड डोमिनेंट और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेजी से गिर पड़ी। बहुत अध्ययन के बाद उन्होंने 2015 में परिणाम को एक पेपर के रूप में प्रकाशित किया, जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटेड अटेंशन एंड शेयर्ड इमोशंस इन द इनोवेशन प्रोसेस, हाउ नोकिया लॉस्ट द स्मार्टफोन बैटल। इस अध्ययन के लिए उन्होंने 76 लोगों का इंटरव्यू किया। इन 76 लोगों में नोकिया के शीर्ष और मध्यम प्रबंधकों, इंजीनियरों और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल किया गया। और गहन जांच पड़ताल के बाद मिस्टर हुए और मिस्टर वुओरी ने पाया वो यह था कि एप्पल द्वारा आईफोन लॉन्च होने के बाद और मार्केट में कई सारे स्मार्टफोन आ जाने के बाद नोकिया ऑर्गेनाइजेशनल फेयर से ग्रस्त हो चुका था। ऑर्गेनाइजेशनल फेयर, जहां ऑर्गेनाइजेशन
टेम्परामेंटल लीडर्स और डरे हुए मिडिल मैनेजमेंट से पटा हुआ था और इन लोगों के बीच एक टॉक्सिक कल्चर पैदा हो गया था जो कि ऑर्गेनाइजेशनल फियर को बढ़ावा देता था। इस ऑर्गेनाइजेशनल फियर के दौरान मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को कड़वी सच्चाई बताने से डरने लगा, क्योंकि मिडिल मैनेजरों को यह डर था कि अगर वो सच बोलेंगे तो टॉप मैनेजमेंट उन्हें नौकरी से निकाल देगा। वहीं टॉप मैनेजमेंट कंपनी के मार्केट परफॉर्मेंस से घबराया हुआ था, जहां वे अपने तिमाही लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसी टॉप मैनेजमेंट में वे एग्जीक्यूटिव्स भी शामिल थे जो सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करने से डरते थे कि नोकिया का सिल्वर ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय का सबसे बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका था और वे जानते थे कि एप्पल के iOS को टक्कर देने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में कई साल लगेंगे। टॉप मैनेजमेंट को यह भी डर था कि अगर उन्होंने लोगों के सामने इस सच्चाई को स्वीकार किया तो वे निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को खो बैठेंगे। एज ए रिजल्ट टॉप मैनेजमेंट अपनी गलती को स्वीकारने और उन्हें ठीक करने के बजाय मिडिल मैनेजमेंट को स्केपगोट की तरह यूज करने लगा और वे मिडिल मैनेजमेंट पर यह आरोप लगाने लगे कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं है। दूसरी ओर मिडिल मैनेजमेंट, जिन्हें लगा कि टॉप मैनेजमेंट से सच बोलना बेकार है, टॉप मैनेजमेंट को झूठ पे झूठ बोलते गए और ये चक्र चलता गया। एज ए साइड नोट, हमें यह भी जानना जरूरी है कि नोकिया के टॉप मैनेजमेंट में तकनीकी क्षमता की कमी थी, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी के लिए रियलिस्टिक गोल सेट करने में काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर एप्पल के सभी टॉप मैनेजर इंजीनियर थे। एज ए रिजल्ट एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने जैसे लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के बजाय नोकिया का टॉप मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म मार्केट गोल जैसे नए फंड डेवलप करने में लग गया। इन दी एंड विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि नोकिया आंतरिक राजनीति से ग्रस्त हो चुका था, जो उसके पतन का कारण बना। इन कंक्लूजन, टॉप मैनेजमेंट अपने हार्डलाइन रवैये की वजह से मिडिल मैनेजमेंट को मोटिवेट करने में असफल रहे। वहीं मिडिल मैनेजमेंट नौकरी जाने के डर से टॉप मैनेजमेंट को झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था और यह स्थिति कंपनी के हर स्तर पर थी, जहां हर शख्स और हर डिपार्टमेंट अपने साथ बचाने में लगा हुआ था, एक इंडियन ब्यूरोक्रेसी की तरह। इसने नोकिया को अंदर से कमजोर करके रख दिया और वह बाकी स्मार्टफोन कंपनियों से मुकाबले में टिक नहीं पाया। आज हम उस दुनिया में रहते हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से हद से ज्यादा प्रभावित है। ये वह दुनिया है जहां ग्राहकों के व्यवहार को बदलने में पल भर का भी समय नहीं लगता है, जहां मार्केट में किसी भी पल एक नया प्रतियोगी आधुनिकता है जो पहले वाले की तुलना में ज्यादा आक्रामक होता है और जहां हर नई समस्या पुरानी समस्या से ज्यादा जटिल होती है। इस बदलती हुई दुनिया में एक कंपनी को चलाने के लिए कंपनी की लीडरशिप के अंदर बदलाव होने जरूरी है। जैसे कंपनी की लीडरशिप को समय के अनुसार काम करने के पुराने तौर तरीके बदलने होंगे। कंपनी की लीडरशिप को बार बार स्टेटस को चैलेंज करना होगा। कंपनी की लीडरशिप को कंपनी में कल्चर ऑफ चेंज डेवलप करना होगा। कंपनी की लीडरशिप को कंपनी में collaborative, लीडरशिप स्टाइल बनाए रखनी होगी। कंपनी की लीडरशिप को क्लोज डोर पॉलिसी बनाना बंद करना होगा। कंपनी की लीडरशिप को इनोवेशन प्रोसेस को कंपनी के सभी स्तरों पर बढ़ावा देना होगा और कंपनी की लीडरशिप को अन्य कंपनी की विफलताओं से तेजी से सीखना होगा। लेकिन इस सब के लिए कंपनी की लीडरशिप को सीखना होगा कि कैसे अपने ग्राहकों, भागीदारों और कर्मचारियों को ठीक से सुना जाए। दुर्भाग्य से नोकिया के टॉप मैनेजमेंट में इस सब की कमी थी। इन दी एंड नोकिया के टॉप मैनेजमेंट को कंपनी के सारे बुरी डिसीजन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, चाहे उसके लिए उन्हें अपना कैरियर ही दांव में क्यों न लगाना पड़े। वहीं मिडिल मैनेजमेंट को साहस जुटाने की जरूरत थी ताकि पूरे संगठन के लाभ के लिए वे सीनियर लीडरशिप को चुनौती दे सके। इसके अलावा एचआर को भी मिटिगेटर के रूप में अपनी भूमिका निभानी थी। उन्होंने इसमें से कुछ नहीं किया और नतीजा सामने था। 2000 के दशक के अंत में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन ने पहले से मुसीबत में पड़ी नोकिया को हिला के रख दिया, क्योंकि अब जब ग्राहकों के पास कम पैसा होता था तो वे या तो स्मार्टफोन ही नहीं खरीदते थे या फिर काफी सोच विचार के बाद वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेते थे, जो कि नोकिया अब नहीं बना रहा था। कंपनी की बिक्री और लाभ पर इसका भारी प्रभाव पड़ा, जिसने पहले से ही संघर्षरत व्यवसाय पर और दबाव डाला। इन दी एंड 2013 में नोकिया ने अपने मोबाइल फोन व्यवसाय को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया और खुद को मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से किनारे कर दिया और इस तरह एक ग्रेट कंपनी का अंत हो गया। अब बस ब्रांड का अंत बाकी। If you like this video, please give it a thumbs up. If you don't like it, press dislike. Share this video, subscribe to my YouTube channel and follow me on other social media. If you are interested in more topics, then take a look on my other channels and related social media. For more information, check description. Peace.